आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ एक और केस सामने आया। केस तो बहरहाल पुराना है, कल हमने इस पर डिस्कशन भी की थी। प्रॉपर्टी का केस है, बड़ा बज़ाहिर सादा सा नज़र आता है कि जी न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी है आपकी, आपने किस तरह से ख़रीदी, कहाँ से आपके पास इसकी दौलत आई थी, पैसे आए थे, और ये कहते जी वो तो काफ़ी अर्सा पहले हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया, बेच दी। लेकिन फिर भी अगर बेची भी तो वो आई कैसे आपके पास? इसी तरह होता रहा है। सरे महल का हम सुनते आए जनाब बचपन से ही, और वो सरे महल है ही नहीं जी, हमारा है ही नहीं, और फिर बाद में पता चला कि बेच दिया गया है, और फिर ओन भी किया, हमारा था लेकिन अब हमने बेच दिया है। यही कोई किस्सा इस किस्म का है। लेकिन फारूक नाइक साहब पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ उन्होंने दरखास्त दी जमानत कबल गिरफ्तारी की, क्योंकि एकदम फिर खौफ है कि आसिफ जरदारी साहब गिरफ्तार ना हो जाए। लेकिन वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त मुकालमा हुआ है असद करल साहब, और उसके बाद ये अब मामला आगे चला गया, क्योंकि कमिटमेंट दी है शायद कि 1-2 दिन में आ जाएंगे जरदारी साहब। देखिए, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास ये दरखास्त थी कबल जो गिरफ्तारी की, जमानत कबल गिरफ्तारी की जो दरखास्त थी। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि मुलजम की अदम हाजिरी की बिना पर हम अगर उनको बेल दे देंगे तो ये गलत मिसाल जो है कायम होगी, जिस पर फारूक नाइक ने कुछ केस ला का हवाला भी दिया, कुछ सुपीरियर जो कोर्ट्स का, के इसके मतलब माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसी गैर मौजूदगी में जमानत दे दी हो तो अच्छी मिसाल उन्होंने कहा कि नहीं होगी। बहरहाल इस पर फारूक नाइक साहब ने कहा कि हम कल उनको पेश कर देंगे। अच्छा, तो जाहिर बात है जमानत हो जाएगी, ये जो मुझे लग रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह उन्होंने वहाँ पे मुंसलिक की हैं, जो झूठी सच्ची जो भी बनाई है, तो जमानत तो उनको मिल ही जानी है। दूसरी बात यह है कि जो साथ उन्होंने एक पटिशन के साथ एक मुंसलिक किया, नैब को जो जवाब दिया है, नैब का जवाब जो है उन्होंने जो दिया है, नैब ने उनको कहा था कि फ़लाँ डेट तक इस चीज़ की आप 6 दिन के अंदर ये जवाब दे दें। उसमें उन्होंने कहा है कि न्यूयॉर्क फ्लैट पर मालूमात इकट्ठी करने के लिए 1 माह का वक्त दिया जाए, यानी वो आपकी एक प्रॉपर्टी को उसामा साहब आपसे पूछा जाए कि जनाब आपकी ये प्रॉपर्टी, इसके बारे में बता दें। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि पहले को 15-20 दिन गुजर गए, अभी वो कहते 1 महीना और हमें दें। इस तरह है जैसे कोई नए कागज नहीं बनाने होते, को प्रिपेयर करने हैं झूठे सच्चे। तो ये तो हो सकता है टाइम, वरना अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपने डिस्पोज ऑफ की है, या आपकी है या थी, तो आपके पास तो कागज होने चाहिए, और वो तो कोई इतना मुश्किल नहीं। आप देखें अमेरिका में या यूके में आप प्रॉपर्टी की वो अपने वो डालेंगे गूगल पे भी, तो आपको लैंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट जिस तरह ये यूके में है, इस तरह अमेरिका में प्रॉपर्टी नंबर आप डालेंगे तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, तो वो आप दे देंगे। असल मसला क्या है, अब मनी ट्रेल का मसला है, जो कि इस हवाले से कि जो ज़राए आमदन थे, ये प्रॉपर्टी खरीदी गई, वो किस पैसों से खरीदी गई, उसके लिए झूठा सच्चा एक केस बनाएंगे। अब ये प्ली बार्गेन के वाले से भी जो माशाल्लाह ये जो जाली अकाउंट्स के वाले से ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा ये फलंदा है। हाँ जी, 33 अरब कुल रिकवरी हो रही है। और डीजी रावलपिंडी जो नई मंगी साहब बता रहे हैं कि सरकारी राजी के जरिए 31 अरब रुपए वसूल किए। सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी और सिंध ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी, उनके वाले से टेक्नो मेन है, कांटेक है, और फिर इसके जो हिसाब अदालत मुलजमान आरफ अली और आसिफ महमूद की वो है 2 अरब 13 करोड़ की प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर हुई है। फिर सिंध स्पेशल इनिशिएटिव डिपार्टमेंट की जानब से मैसर्स हारिश एंड कंपनी है, उनको गैर कानूनी ठेका देने के रेफरेंस में इसमें अदालत ने 20 अरब रुपए प्ली बार्गेन की दरख्वास्त की वसूली जो है वो की है। फिर पाकिस्तान स्टील मिल की मलकीती ज़मीन की खुर्द बुर्द है, उसके अंदर हमाद शाहिद है, अब्दुल गनी, तारक बेग, मोहम्मद इकबाल, तौसीफ आमिर, सिराज शाहिद और एहसान लाई 20 अरब की वो प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर हुई है। रोशन सिंध के मुकदमा मुलजमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैसर जफ़र इंटरप्राइज, नदीम यूनस, अब्दुल सत्तार कुरैशी, साबिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये जो सारे मुख्तलिफ मुलजमान हैं, इनकी जानब से ये जो वदूद जो इंजीनियर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जाफर साबिक डिविजनल अकाउंटेंट, लेकिन ये 200 हैं जरदारी साहब से दीगर लोगों से ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम है, वही बार्गेन्स भी हो रही हैं, पैसा भी रिकवर हो रहा है। ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम जिसमें वो ओमनी ग्रुप वगैरह सारे इनकी अपने उनको सब्सिडियां दी पैसे आ रहे हैं, मगर डायरेक्ट जरदारी साहब की तरफ से नहीं आ रहा है। चंदा मुस्तोई गुलाम सरवर की 82 इससे ज्यादा मिलियन की प्ली बार्गेन की दरखास्त मंजूर हुई है। तो जाली बैंक अकाउंट्स में लाख के 100 के करीब जो है वो इसमें वसूल किए गए हैं। तो 33 अरब रुपए की रिकवरियां हुई हैं, लेकिन जरदारी साहब फिर भी बेगुनाह है, उनका कोई इसमें तल्लक नहीं है। सिंध बैंक उन्होंने नहीं लूटा, समिट बैंक का उनका साथ कोई तल्लक नहीं, ओमनी ग्रुप का बिल्कुल उनके साथ तल्लक नहीं होगा। सब्सिडी भी पता नहीं कौन दे गए, किसको दे गए,
तो ये सारी जो चीजें हैं उसके बावजूद आप कहे कि 11 साल मैंने जेल काटी लेकिन सबूत कुछ नहीं, ये सारा 33 अरब किधर से आ गया? अब ये बात आपने जो छेड़ दी है असद खरल साहब के 1 महीने का वक्त मांग लिया, तो बाबर डोगर साहब ये तो अब अजीब बात है कि गोशवारों में नहीं, टैक्स नहीं, दिखाया नहीं, तो बाज़ औक़ात हमें तो यहाँ बैठे हुए बड़ा सीधा सा केस नज़र आता है कि एक बंदे की प्रॉपर्टी है, वो मान रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है और उसने वो ना जाहिर की है, ना उसने जो कोई जाहिर ही नहीं की, तो उसने बताना क्या था कि कहाँ से मैंने ख़रीदी, किस तरह ख़रीदी, पैसे भी नहीं। तो अगर बाहर की अदालतें हों तो बड़ी तेज़ी से इस पर अमल दरामद हो सकता है, मेरे ख्याल ये है। मैं भी पढ़ रहा था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले से कि जी वो 100 साल तकरीबात हैं, तो वहाँ पूरा एक आर्टिकल आया हुआ, मुझे अब सही तरह नहीं याद, लेकिन ये सदर शी जिनपिंग के दौर में कोई लगभग 14 लाख 14 या 16 लाख लोगों को करप्शन में सजाएं दे दी गई। अंदाज़ा लगाएं आप, इतनी तेज़ी से चंद सालों में। लेकिन हमारे यहाँ उस तरह से सिस्टम नहीं बन पाया। उसामा साहब, ये बड़ी सारी सादी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि नैब ने जो ये उनको बुलाया है, तो ये तो नहीं हो सकता कि नैब को हेयर से पे बुला लिया हो कि जी जरदारी साहब की न्यूयॉर्क में फ्लैट है, अच्छा जी ठीक है फ्लैट है तो उसको बुला लें, इस तरह तो नहीं हो सकता। डिनाई तो नहीं उन्होंने किया, मान तो लिया उन्होंने, मान लिया। अब मसला खाली मानने से तो नहीं हल होना, मसला तो ये है कि जब आपने मान लिया तो फिर आपने उसको अपने एसेट में शो क्यों नहीं किया। जो चीज़ मेरी है, चाहे वो एक दिन के लिए भी है, मुझे अपने एसेट में शो करनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से पाकिस्तान से पैसा न्यूयॉर्क कैसे गया, किस चैनल से गया, हुंडी से गया, बैंक से गया, किस लीगल ट्रांजैक्शन थी, इलीगल ट्रांजैक्शन थी। ये जब बेचा भी तो उससे जो रकम हासिल हुई उसका क्या किया, वो भी तो आपका सासा ही होगा ना, वो भी तो आपका सासा है। वो कहाँ पर है, क्या वो जो रकम बेची, वो जो रकम है, क्या वो अपने एसेट्स में शो की कि मेरे पास इतने पैसे आए हैं? तो ऑफ कोर्स ये चीज़ गोशवारों में नहीं रिफ्लेक्ट हुई, ये गोशवारों में नहीं है। ना इसका पता है कि कब ये फ्लैट ख़रीदा, ना बताया गया कब ये बेचा, ना इसको अपने गोशवारों में शो किया गया, ना ये बताया कि ये पैसे वहाँ पर कैसे पहुँचे, अब वो पैसों का स्टेटस क्या है। तो ये सारी चीज़ें जरदारी साहब को डिस्क्वालीफाई करने और सज़ा के लिए काफ़ी हैं कि आपने गोशवारों में अपने एसेट शो नहीं किए, ना इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में शो किए, ना FBI के गोशवारों में शो किए, और इसको छुपाया प्रॉपर्टी को। और प्रॉपर्टी को छुपाने के सिलसिले में बहुत सारे MNA जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ कि जिस गुजरावाला के एक MNA थे, उन्होंने सिर्फ अपनी बीवी के एसेट छुपाए थे, वो भी दूसरी बीवी के एसेट छुपाए, और उसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। इसमें जरदारी साहब की जान बचना इतना आसान नहीं है। अगर इतना ही आसान होता, मेरा मतलब ये एक चीज़ जो है वो क्लियर है, मैंने गोशवारों में शो किया, तो फिर ये बार बार हाई कोर्ट में भागना, बेल के लिए अप्लाई करना, सारा कुछ करना, ये सारा करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। सर सरे महल में भी तो इस तरह नहीं था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि वो आप कहते रहे जी सरे महल इनका है, वो कहते जी हमारा है ही नहीं। बाद में जब बेच दिया तो कहा जी हमारा था, हमने बेच दिया, तो उसका क्या कर लिया आपने? कुछ भी नहीं कर सके। इसी तरह से ये केसेस तो पुराने हैं और चलते रहे हैं, फिर दोबारा जो अकाउंट थे उसके बारे में ये कहा जी कि वो हमारे नहीं है। जब सारे एविडेंसेस सामने आ गए, जब पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो स्विस कोर्ट्स में चली गई, स्विस कोर्ट ने जब इनको बुला लिया तो उसके बाद उनको जनाब लेटर मांग दिया, वो बाद में रखवा दिया केस, बाद में जनाब दोबारा उसको रीओपन किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर ने खत लिखने से इनकार कर दिया। तो टेक्निकल ग्राउंड पर आप उससे बचे, ये नहीं कि ये चीज नहीं है कि हो गया टाइम बाद होने का इंतजार किया गया। ऐसे हैं अरबों डॉलर हैं, लेकिन आप वो केस ही नहीं करना चाह रहे, ना आप बताया आज तक कि आपके पास ये अरबों डॉलर स्विस बैंकों में किस तरह से आ गए। सबको पता है कि नहीं बता सके कि ये अरबों डॉलर आपका स्विस बैंकों में पड़ा है, कैसे आ गया, किस तरह आ गया। तो कोई जरूरत ही नहीं बताने की, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे तो हालात तो ये हैं। मुझे एक बात बताएं, हालात तो ये हैं, ये इतने पावरफुल लोग हैं, इतने तगड़े लोग हैं, और ये इन्होंने अदालतों को इस तरह से उलझा देते हैं। अब FIA में जाके हमजा शहबाज ये कहते हैं कि जी मुझे तो पता नहीं मेरे अकाउंट में पैसे कौन डाल गया। आप में, मुझ में और खैर साहब हम जाके ये बात करें तो कोई इसको तस्लीम करेगा कि FIA आपको वहाँ से वापस आने देगा? आपको हथकड़ी लगा के अंदर बैठा लेंगे कि भाई ये तू इतना मामा देख ले कि तेरे अकाउंट में अरबों रुपया आ गया, तुझे पता ही नहीं है। तो ये लीडर इस तरह की बातें करते हैं। शहबाज साहब, उनसे सवाल पूछा जाए, वो जनाब अपने प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर देते हैं। जब उनसे कहा जाता है ये आपके मुलाजमीन के अरबों रुपया है, आपके जाती मुलाजमीन के, तो वो कहते हैं जी मैं तो उनको जानता